अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवनीशा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम नॉवेल का एपिसोड 13 जो है वो पढ़ेंगे। नॉवेल शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। शुक्रिया। तकदीर के दो दरिया, एपिसोड 13। महक ने माँ को देखा और कहा, हाँ हाँ अब जाएं, मुझे मुझे इस वक्त अकेले रहने की आदत है। जहां नारा बाहर निकल गई। महक मोबाइल निकाल कर बैठ गई, क्योंकि सच तो ये था कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसकी रग रग में सबको नीचा दिखाने की आदत एकदम बस चुकी थी। वहां खुशियों के समा की तरफ तरफ हॉल की रोशनियां अब मद्धम हो चुकी थी। मेहमान रुखसत हो चुके थे और अपने अपने घरों की तरफ लौट आए थे। विशाल जवेरिया हद से ज्यादा थक चुकी थी। सकीना इकबाल ने नरमी से कहा, बेटी जाओ आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। विशाल जवेरिया ने धीरे से कहा, जी अम्मी। वो कमरे में आई, लिबास बदला और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वारिस ने कमरा बंद किया और उसके करीब आकर पूछा, क्या हुआ? विशाल जवेरिया ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, काश हमारे मम्मा पापा भी हमसे राब्ता कर लें, बहुत ही याद आती है उनकी। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। वो फारिस के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। फारिस ने मजबूती से थाम लिया, बालों पर हाथ रखा और कहा, मैं कल बात कर लूंगा। विशाल जवेरिया ने फौरन सिर उठाकर कहा, नहीं, आपको कसम है, आप बात नहीं करेंगे। फारिस एकदम चौंका। क्यों? विशाल जवेरिया की आवाज में यकीन था। अगर उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है तो वो खुद आएंगे, खुद राब्ता करेंगे, तब हम उनके कदमों में भी बैठने को तैयार हैं। फारिस ने उसके माथे को छूमा और धीरे से कहा, अच्छा, जैसा आप चाहें। अब आराम करें, आप बहुत थक गई हैं। विशाल जवेरिया ने सिर हिलाया और लेट गई। फारिस ने लिहाफ ठीक किया, रोशनी मध्यम की और खामोशी से उसके पास बैठ गया। दूसरी तरफ एक और कमरे में अनीसा पलंग के करीब खड़ी थी। दिल बेकाबू था, सांसें बेतरतीब थी। आदि आया, दरवाजा बंद किया और करीब आकर नरमी से बोला, डर लग रहा है? अनीसा ने कुछ ना कहा, बस नजरें झुका ली। हादी ने उसकी थोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर किया और माथे पर बोसा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अनीसा की धड़कन तेज हो गई। हादी ने उसे पलंग पर बिठाया, जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली, अंगूठी निकाल कर उसके उंगली में पहनाई और एहतराम से हाथ को चूमा। अनीसा ने आंखें बंद कर ली। दिल अजीब सी कैफियत में डूब गया था। हादी ने आहिस्ते से कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारा। कमरे में खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें एतमाद नबियों ने रिश्ते की गर्मी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई और दो नई जिंदगियां अपने अपने ख्वाबों के साथ एक नए सफर पर दाखिल हो गए। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर उतरी तो हादी की आंख खुल गई। उसने पहलू बदला। अनीता उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मासूम सी थकन थी और सांसों में एक अजीब सा सुकून। आदि ने आहिस्तगी से उसके बाल पीछे किए और धीरे से कहा, उठो, आज वलीमा है। अनीसा ने आंखें खोली। एक लम्हे को वो बस उसे देखती रही, आंखों में शर्म डूबी हुई थी। जी, वो मध्यम सी आवाज में बोली और उठ बैठी। आदि मुस्कुराया, जाओ गुस्सा कर लो, मैं इधर हूँ। अनीसा सर झुकाकर आहिस्ता से वॉशरूम की तरफ चली गई। आदि देर तक दरवाजे को देखता रहा, फिर खुद उठकर बिस्तर दुरुस्त किया। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर ठहरी हुई थी। दूसरी तरफ फारिस के घर में सुबह खासी हलचल मची थी।
नाश्ता तैयार हो रहा था, कपड़े जेवरात और जोया की आवाजें थी। अल्लाह फारिस भाई, ये बाल जरा सीधे कर देना। फारिस ने अपने कफ ठीक करते कहा, तुम लोगों की तैयारियां ही खत्म नहीं होती। विशाल जवेरिया ने मुस्कुरा कर कहा, बस हो गया है, आप शोर तो ना करें। जोया एक बार फिर आई। भाई, फारिस भाई, ये ब्रेसलेट तो पहना दें। फारिस ने आंखें घुमाई, मैं क्या तुम्हारा असिस्टेंट हूँ? अरे पहना देना, देर हो रही है। जोया ने जिद की। फारिस ने ब्रेसलेट पहनाया तो जोया फौरन बोली, एक मिनट फारिस भाई, और सोफे पर बैठकर एड़ी आगे कर दी। बस ये हील्स? अल्लाह जोया। फारिस झुका और हील्स पहनाकर बोला, अब चलो भी। शाल सवेरिया मुस्कुराई, मुस्कुराती हुई नाश्ता ले आई और सब बाहर निकल पड़े। उधर अपार्टमेंट के कमरे में अनीता आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। पीछे हादी खड़ा था, लबों पर एक खामोशी सी मुस्कुराहट थी। अनीता की सांसें बेतरतीब थी, आईने में भी उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। हादी गया, दरवाजा खोला तो सामने फारिस, विशाल जवेरिया, जोया और छोटू थे। हादी फारिस से गले मिला। विशाल जवेरिया ने हंसते हुए कहा, क्या हाल है दुल्हन मियाँ जी? ठीक हूँ, हादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फारिस ने पूछा, अनीता कहाँ है? हादी ने उसकी बात का जवाब दिया, अनीता कमरे में है। विशाल जवेरिया और जोया कमरे की तरफ गए। अनीता ने जैसे ही विशाल जवेरिया को देखा, फौरन उसके गले लग गई। ठीक हो? विशाल जवेरिया ने आहिस्ते से पूछा। जी, अनीसा ने धीरे से जवाब दिया। जोया ने हंसते हुए कहा, मुझसे तो मिले बाजी। अनीसा मुस्कुराकर उससे मिली। जोया ने हंसते हुए कहा, बाजी, आप में से तो वही खुशबू आ रही है जो हादी भाई में से आती है। अनीसा ने हैरत से आंखें फैलाई, नाक सुर्ख हो गई। उसने शाल जवेरिया को देखा। शाल जवेरिया हंसी और बात बनाकर कहा, अरे जोया, जाएं आप यहाँ। इतना अच्छा अपार्टमेंट है, टिकटॉक बनाए, व्यू अच्छा आएगा। जोया ने शौकी से कहा, अरे भाभी, सही कहा, फिर मैं फ्लेक्स करूंगी दोस्तों के सामने इतने अच्छे घर का। एक एक कर वो भागकर बाहर निकल गई। अंदर कमरे में शाल जवेरिया ने अनीता को गौर से देखकर कहा, एक ही रात में रंग निखर गया है। अनीता शर्मा गई। भाभी, शाल जवेरिया फिर हंस गई। सच बताएं, सब ठीक था? अनीता ने नजर झुकाकर बस हल्का सा जी कहा, फिर हल्के से बोली, ये अंगूठी इन्होंने तोहफे में दी है। शाल जवेरिया ने शरारत से कहा, ओहो, इन्होंने? अनीसा और ज्यादा शर्मा गई। शाल जवेरिया ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर ना लगे आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस पर फूकी और कहा, चले अब बाहर भाई से मिलना। अनीसा एकदम घबरा गई। भाई क्या सोचेंगे भाभी? विशाल जवेरिया हंसकर बोली, ये रिश्ता अल्लाह ने रखा है पागल लड़की। चले। चलते चलते विशाल जवेरिया ने खरगोश की, वैसे आपके भाई इन बातों में प्रो हैं, मौका चाहिए बस। अनीसा ने हैरत से भाभी की तरफ देखा। विशाल जवेरिया हंस की, शरीफ बस नजर आते हैं आपके भाई। अनीसा मुस्कुराकर बोली, क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? नहीं शर्म आती उन्हें? इन्हें शर्म क्यों नहीं आती? शाल जवेरिया ने कहा, अक्सर मर्द सिर्फ अपनी बीवी के सामने ऐसे होते हैं। अनीसा के लबों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों बाहर आई। अनीता फारिस से मिली। हादी उसे देखता रहा, खामोश मुतमईन। यूं हंसी बातों और अपनायत में दिन आगे बढ़ने लगा। वनीमे की शब एक खास सी रोशनी लेकर आया था। हॉल पे बाहर टिमटिमे जैसे खुशी से झुमला रहे हों। सफेद और सुनहरी रंगों से सजा हॉल सुकून और वकार का अक्स पेश कर रहा था। स्टेज पर अनीता सफेद और सुनहरी जोड़न में वकार के साथ बैठी थी, चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट, आंखों में शुक्र। हादी उसके साथ बैठा था, सीधा मुतमईन, जैसे परसों की मेहनत आज उस एक लम्हे में समेट ली हो। लोग आ रहे थे, मुबारकबादें, दुआएं, हंसी के केक।
सकीना इकबाल बार बार अनीता के सिर पर हाथ रखती और दिल ही दिल में दुआ देती, मेरी बेटी को अल्लाह हमेशा हंसता रखना, या अल्लाह। रात के आखिरी पहर जब मेहमान रुखसत होने लगे तो हॉल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। ये वलीमा से वे तकरीब नहीं था, ये उनके सब्र, कुर्बानी और खुश खामोश गुजरने का इनाम था। दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, और देखते ही देखते साल भी यूं ही गुजरते चले गए। वक्त ने किसी को आहिस्ता आहिस्ता संवार दिया था और किसी को खामोशी से तोड़ता चला जा रहा था। हादी और अनीता अपनी नई जिंदगी में वाकई बहुत खुश थे। हादी अनीता को अपने साथ बाहर मुल्क लेकर गया था, जहाँ उसकी असली नौकरी थी एक जिम्मेदार, एक संजीदा जिंदगी थी। नया शहर, नया घर, नए ख्वाब। अनीता वहां भी सादगी वही वकार के लिए लेकर गई थी, और हादी के लिए वो सिर्फ बीवी नहीं थी बल्कि उसका सुकून बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी दिखावे के। उधर फारिस और इशाल जवेरिया की जिंदगी भी अल्लाह के करम से खुशहाली की मिसाल बन चुकी थी। वो दुकान, वो मेहनत के दिन अब तो जैसे याद ही बन चुके थे। फारिस कुछ ही अरसे में हादी से वही घर खरीद लिया था जिसमें वो सब किराए पर रहते थे। अब वो वाकई उनका अपना घर था। घर की सहूलतें एक एक करके आती गईं। अपनी बाइक तक ले ली थी, मकान के ऊपर का हिस्सा बनवा दिया, वहां भी 3 कमरे और एक छत बनवा ली। खाली कमरों में भी अब फर्नीचर आने लगा था। विशाल जवेरिया हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करती, और फारिस हर कामयाबी के बाद खामोशी से बस इतना ही कहता, ये सब सब्र का फल है। अल्लाह ने उन्हें रिस्क भी दिया था, औलाद की नेमत भी, और सबसे बढ़कर दिल का सुकून भी। मगर हर घर में वक्त एक सा नहीं गुजरता। इकबाल साहब के बाकी तो बेटों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रोज के झगड़े, घर का बिगाड़, फजूल खर्ची और बेबरकती। फारिस अब भी बाकायदगी से पैसे इकबाल साहब के हाथ भाइयों के लिए भिजवा देता था। मगर जहाँ संभलने का सलीका ना हो, वहाँ दौलत भी रास्ता भूल जाती है। एहसन की तनख्वाह अच्छी थी, मगर हुमेरा के फसादात, शिकवे और नाशुक्री ने उस घर से बरकत छीन ली थी। पैसा आता और बगैर किसी हिसाब हवा बन कर उड़ जाता। रुकैया भाभी पैसे संभालने वालों में से थी, मगर उनका शोहर हमजान खट्टू था, तो कहाँ से होगा गुजारा। और फिर तीसरा घर, शाह हाउस, वो बड़ा जो बंगला जो कभी रौनकों से भरा रहता था, आज खाली, सर्द और बेआवाज था। मैं इतने बहुत पहले ही चालाकी थी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। जफर शाह जब वो सब कर रही थी मालूम हो चुका था, मगर वो खामोश थे। ना कोई शिकवा, ना कोई शोर, और ना कोई लड़ाई। बस उनकी आंखों में एक टूटा हुआ वकार था, और दिल में बस यही एहसास था कि बेटी ने मेरी नाक कटवा दी, अब बोल कर क्या ही हासिल करूंगी। वो कुर्सी पर बैठे खामोशी से खाली सहन को देखते रहते थे, जहाँ कभी कहते हुए गूंजा करते थे। मगर हद से ज्यादा टूटे तब जब उनके सामने सारी सच्चाई सामने आई। रात का सच सामने आया, जिस रात उन्होंने अपने हाथों से खुद अपनी बेटी को दूर किया था। उस रात का सच सामने आया जिस रात का बोझ लिए वो इतने सालों से सुकून का सोए नहीं थे। उस दिन तो जैसे शाह खानदान में कहर नाजिल हो चुका था। जबर शाह को असल होश उस दिन आया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महक और जहां नारा ने उन्हें घर से निकाल दिया और बस इतना कहा, ये हमारा घर है, यहाँ रहने का हक सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। जफर शाह और तेजी बेगम अपने रास्ते निकल गए। किसी को मालूम नहीं था कि वो अब कहाँ रहते हैं। वक्त ने सबको उनका अंजाम दे दिया था। किसी को सब्र के बदले सुकून दिया था, और किसी को गुरूर के बदले तन्हाई थी। और जिंदगी अपनी पूरी सच्चाई के साथ ये सबक दे चुकी थी कि जो दिल साफ रखता है, वक्त उसके हक में गवाही देता है। सुबह की हल्की हल्की रोशनी पर्दों के किनारों से फिसलती हुई कमरे में उतर रही थी। विशाल जवेरिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर फारिस पर पड़ी। वो मुस्कुराई, एक खामोश शुक्र से भरी मुस्कुराहट हुई। फिर वो आहिस्ता से दोनों के दरमियान अपनी नन्ही सी जान को देखा। फिर देखा, 1 साल की प्यारी सी बच्ची जो बेखबर दुनिया से सुकून की नींद सो रही थी। विशाल जवेरिया ने झुककर उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया।
फिर फारिस की तरफ देखा जो गहरी नींद में था। चेहरे पर वही पुरानी सी मासूमियत थी। विशाल द्विवेदिया आहिस्ते से उठी, तकिए जरा सा साइड पर रखे ताकि बच्ची नींद में लुढ़क ना जाए। फ्रेश होकर बाहर निकली, एक आखिरी नजर अपने छोटे से जहान पर डाली और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। कुछ किचन में आकर उसने चूल्हा जलाया, चाय चढ़ाई, आटा गूंदा। चाय के खुशबू पूरे घर में फैलने लगी थी। इसी दौरान जोया जाग चुकी थी। वो अब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी। बैग कंधे पर लटकाए अबाया पहने किचन की तरफ आई। अरे, आप उठ गई जोया? विशाल जवेरिया ने मुस्कुरा कर पूछा। जोया ने नरमी से जवाब दिया, जी भाभी, बच्चों को भी उठा दिया है, फ्रेश होने गए हैं। विशाल जवेरिया के लबों पर नरमी सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे बस चाय दे दें भाभी, पॉइंट पॉइंट के लिए देर हो जाएगी, जोया ने कहा। विशाल जवेरिया ने फौरन कहा, नहीं, अरे रुके, पराठा बना रही हूँ, खा के जाएं। नहीं भाभी, बस चाय। मगर विशाल जवेरिया कहाँ मानने वाली थी। थोड़ी ही देर में वो चाय के साथ पराठा भी लेकर आए, जोया के सामने रख दिया। चुपचाप खा के जाए, उसने प्यार से कहा। जोया मुस्कुराई और एक नमी से कहा, अम्मी के जाने के बाद सोचा था क्या होगा, मगर आप बिल्कुल अम्मी की तरह ख्याल रखती हैं भाभी। विशाल द्विवेदिया ने हंसते हुए कहा, तो मैं भी तो आपकी माँ जैसी ही हूँ, अब खाएं शाबाश। जोया ने नाश्ता मुकम्मल किया। बाय बाय भाभी, विशाल द्विवेदिया ने पीछे मुस्कुरा कर देखा। कुछ ही देर बाद कमरे से एक 8 साल जावियान स्कूल के लिए मुकम्मल तैयार हुए दौड़ता हुआ आया। सीधा आकर विशाल द्विवेदिया के गले लग गया। उठ गए आप? विशाल द्विवेदिया ने नन्ही से उससे पूछा। जी मामा, उठ गया, वो नन्ही से बोला, अपनी मासूमियत से बोला। विशाल द्विवेदिया ने सवाल किया, और भाई उठे आपके? जावियान ने मुंह बनाया। वो उठ ही नहीं रहे मामा, मैंने इतना उठाया तो वो सो गए, बिल्कुल पापा पर गए हैं, सोने के घोड़े। विशाल द्विवेदिया हंसी, इसे नहीं कहते, उसने प्यार से समझाया। फिर कहा, आप सोफे पर बैठे, हम नाश्ता लाते हैं। विशाल द्विवेदिया ने अंडा पराठा बनाया, जावियान को दिया और प्यार से कहा, आप खाओ, हम पापा को जगा कर आते हैं। वो दोबारा कमरे में गई। फारिस अब भी मजे से उल्टा लेटा हुआ था, गहरी नींद में, बाल बिखरे हुए, चेहरा मुकम्मल सुकून में। विशाल जवेरिया दरवाजे के पास खड़ी चंद लम्हे बस उसे देखती रही। यही तो था उसकी मेहनत का हासिल, उसके सब्र का इनाम। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी, फारिस को पुकारा, उठे फारिस। कमरे में सिर्फ गहरी सांसों की आवाज थी। विशाल जवेरिया ने दोबारा उसकी पीठ पर हल्की सी जंबिश दी। फारिस, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। फारिस ने करवट बदली, नींद में डूबी हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ छोड़ दूंगा, अभी सोने दे। विशाल जवेरिया ने होठ बीचे, नीम संजीदगी, नीम शरारत से कहा, उठ जाए वरना ये पानी आप पर आएगा अभी। फारिस ने फौरन आंख खोली। सामने इशाल जवेरिया सामने इशाल जवेरिया खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में मोहब्बत। उसने एक लम्हा देखा, फिर होठ काट कर हाथ बढ़ाकर इशाल जवेरिया की कलाई पकड़ ली और एक ही लम्हे में अपने ऊपर खींच लिया। अरे फारिस, छोड़े, क्या कर रहे हैं? इशाल जवेरिया ने एहतजाज किया। फारिस ने आंखें मूंद ली। उसे सीने से लगाते हुए मध्यम आवाज में बोला, सुकून ले रहा हूँ। विशाल जवेरिया ने उसकी छाती पर हाथ रखा, उठने की पूरी कोशिश की। फारिस, इनाया जाग जाएगी। फारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सो रही है, आप बस यहीं रहें। विशाल जवेरिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अब आप 3 बच्चों के बाप हैं, जरा ख्याल किया करें, आपका बेटा बड़ा हो रहा है। फारिस ने नरमी से उसके बाल कान के पीछे किए। बस इतना कहा। वो विशाल जवेरिया को बाजुओं में भरकर आंखें बंद कर गया। उसी लम्हे एक नन्ही सी जंबिश हुई, इनाया जाग चुकी थी।
विशाल जवेरिया फौरन चौंकी। फारिस उठ गई। इनाया छोड़ें। फारिस ने आहिस्ता से आंख खोली, बेटी को देखा, जवाब जो अब बैठ चुकी थी। उठने दे, वो मुस्कुराकर बोली। इनाया ने अपनी नींद भरी आंखों से मंजर देखा। पापा और मम्मा को इस तरीके से देखकर उसके नन्हे दिल में मासूम सी जेलसी हो जाती। वो रेंगती हुई फारिस के करीब आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से इशाल जवेरिया को हटाने लगी। बब्बू! इशाल जवेरिया हंस पड़ी। आंखों में नमी आ गई। फारिस ने केकहा लगाया और कहा, अब ये जलेगी। नाया ने पूरी संजीदगी से माँ को धक्के देने शुरू कर दिए, जैसे कहना चाह रही हो, पापा सिर्फ मेरे हैं। वो माँ को हटाने लगी और साथ साथ बोलने लगी, बब्बू। इशाल जवेरिया और फारिस दोनों हंसने लगे। आखिरकार इनाया जीत गई। उसने फारिस का बाजू सीधा किया और खुद उसके ऊपर बैठ गई। फिर फारिस के गाल को मुंह में लेने लगी। इशाल जवेरिया हंसती रही। इशाल जवेरिया हंसती ही रही। इनाया ने अब पूरे जोर से इशाल को हल्के हल्के धक्के दिए। आखिरकार इनाया जीत गई। इशाल खुद ही फारिस के ऊपर से हटी। वो फारिस के ऊपर बैठ गई। उसके गाल को अपने छोटे के मुंह में भरने लगी। फारिस ने बेटी को मजबूती से थाम लिया। आंखें बंद करके माथे पर बोसा दिया। विशाल जवेरिया कुछ कदम पीछे हटी, तिरछी नजरों से देखकर बोली, वाह जी वाह, बेटी आई तो बीवी को हटा दिया। फारिस ने इनाया को देखकर कहा, मामा को कहो जाएं नाश्ता बनाएं। इनाया सीधी होकर फारिस की छाती पर बैठ गई। तालियां बजाने लगी, उछलने लगी और खुशी से बोली, बू बू। विशाल जवेरिया हंसती हुई किचन की तरफ चली गई। फारिस ने बेटी को सीने पर बिठाया, आंखें बंद कर दी। उसके बालों में उंगलियां फेरी और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि जिंदगी ने उसे ये दौलत दे दी थी। मगर इनाया कहाँ रुकने वाली थी। वो फारिस के बाल खींचने लगी, उसके नाक, कान, गाल काटने लगी, आंखों में उंगलियां डालने लगी, जैसे कह रही हो, उठो पापा। फारिस मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद वो उठा। उसने इनाया को लॉन्च में छोड़ दिया और फ्रेश होने चला गया। मैं लॉन्च में कभी रेंगती, कभी सोफे के नीचे, कभी किचन की तरफ जाती और इशाल जवेरिया चूल्हे पर नाश्ता बनाते हुए थी। हर लम्हा अपनी बेटी पर नजर रखे हुए थी। यही तो थी एक मुकम्मल जिंदगी। फारिस फ्रेश होकर कमरे से बाहर तो निकल आया तो लॉन्च में एक मंजर उसे वहीं रोक गया। इनाया अपने दादा अबू की गोद में बैठी थी, नन्हे मुन्ने हाथों से उनकी सफेद दाढ़ी में उंगलियां फंसाते हुए केकहे लगा रही थी। इकबाल साहब मुस्कुराते हुए उसकी शरारतें सह रहे थे। वारिस सोफे पर आकर बैठा बेटा ही था कि नाया की नजर अपने पापा पर पड़ गई। अगले ही लम्हे वो दादा की गोद से फिसली, नन्हे मुन्ने हाथों से रेंगती हुई फारिस के पास आ गई। ओए मेरी शहजादी। फारिस ने झुक कर उसे उठा लिया। इनाया ने नन्हे हाथों से फारिस के गालों पर प्यारी प्यारी सी थपड़ियां मारना शुरू कर दी। उसे शिकायत कर रही हो, बाबा मुझे छोड़कर कहाँ गए थे। फारिस हंस पड़ा, उसे सीने से लगा लिया। इसी लम्हे उसका बड़ा बेटा गावियान पापा के साथ आकर बैठा था और बोला, पापा ये बहुत शरारती है। फारिस ने मसनूई संजीदगी से कहा, हाँ बेटा, ये बिल्कुल मामा पर गई है। किचन से आती हुई शाल जवेरिया की आवाज आई। नाश्ता रखते हुए बोली, जी जी, और जो अंदर अभी तक सो रहे हैं जनाब, वो पूरे आप पर गए हैं। फारिस हंस दिया। आंखों में उसके शरारत चमकी। ठीक है बेगम, अभी जाकर उन्हें उठाता हूँ। वो इनाया को गोद में लिए कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला और अंदर जाते ही सख्त आवाज लगाई, कासिम, अगले 5 सेकंड में उठे हुए नजर आओ। कासिम एकदम हड़बड़ा कर बैठ गया। उठा हुआ हूँ पापा, बस, वो घबरा कर बोला। फारिस ने सख्त लहजे में कहा, 10 मिनट में फ्रेश होकर तैयार होकर बाहर हाजिर हो। कासिम ने फौरन सिर हिलाया। ओके पापा, बस 10 मिनट। और अगले ही लम्हे वो दौड़ता हुआ वॉशरूम में गायब हो गया। फारिस ने गोद में बैठी नाया को देखा, उसके गालों को जोर से चूम लिया। बस तुम ही मेरी जान हो। नाया ने खुशी से भू कहा और उसके गले से लिपट गई।
फारिस मुस्कुराता हुआ लॉन्च में वापस आ गया। विशाल जवेरिया ने नाश्ता मेज पर रखा और पूछा, उठ गया वो? जी बाबा, उठ गया है, फारिस ने इत्मीनान से कहा। विशाल जवेरिया ने हाथ आगे बढ़ाया। लाए, नाया दे, मैं इसे तैयार करती हूँ। फारिस ने बेटी को आखिरी बार सुनने से लगाया, जैसे दिल ना चाह रहा हो छोड़ने को। फिर आहिस्ता से विशाल जवेरिया की गोद में ले लिया। नाया ने फारिस की तरफ हाथ बढ़ाया, हल्की सी आवाज निकाली, फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, मामा के पास जाओ, पापा आ रहे हैं। शाल जवेरिया नाया को लेकर कमरे की तरफ चले गई। फारिस नाश्ते की मेज पर बैठे हुए दिल ही दिल में सोचने लगा, यही तो है जिंदगी, नन्ही सी शरारत, बच्चों की आवाजें और एक घर से मोहब्बत से भरा हो। बच्चों ने नाश्ता किया और शोर शराबे के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गए। दरवाजा बंद हुआ तो घर में एक मायूस सी खामोशी फैल गई। विशाल जवेरिया रोजमर्रा के कामों में लग गई थी। कभी सफाई, कभी कपड़ों की तह, कभी किचन की मसरूफियत। इकबाल साहब नन्ही की इनाया को संभाल रहे थे। काम से फारिग होकर उसने इनाया को खाना खिलाया, उसके नन्हे हाथ साफ किए और उसे सीने पे लगाकर सुला दिया। मैं माँ की खुशबू में सुकून से सो गई, मगर फारिस अपनी दुकान पर मसरूफ था। अब उसके काम की शोहरत सिर्फ उसी शहर तक महदूद नहीं रही थी, दूसरे शहरों से भी काफी ऑर्डर आने लगे थे। शादियों की तकरीबात, अकीके, बर्थडे पार्टी, पर इसके हुनर में अल्लाह ने ऐसी बरकत डाल दी थी कि दिन भर की थकन के बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान होता। शाम ढली तो सब घर वापस आ गए। रात के खाने पर सब एक साथ बैठे। शाल जवेरिया ने बच्चों की तरफ देखा। आप दोनों सुन्नो मुन्नो, आज ट्यूशन में क्या किया? दामियान ने फौरन कहा, मामा, मैंने तो सब याद कर लिया था, लेकिन ये कासिम है ना, आज फिर मार खा के आया है। शाल जवेरिया की नजर देख क्या फारिस पर गई। फारिस ने संजीदगी से पूछा, क्यों बेटा कासिम, आज पढ़ाई क्यों नहीं की? कासिम ने मासूमियत से कहा, पापा, हम आज एक लफ्ज के बारे में सोच रहे थे। कौन सा लफ्ज? एक फारिस ने पूछा। कासिम ने आहिस्ता से कहा, नानी। विशाल जवेरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में बिखर गई। उसके हाथ से निवाला छूट कर प्लेट में ही गिर गया। फारिस ने चौंक कर बेटे को देखा। कासिम ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया, मामा, नानी कौन होती है? शाल जवेरिया की आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से पानी पिया तो खुद को संभालते हुए कहा, हम किचन में प्लेट रख कर आते हैं। वो उठकर किचन की तरफ चली गई। फारिस उसे जाता देखता रहा। रावियान और कासिम खामोश हो गए। वहां इकबाल साहब ने बात संभाली, बेटा, नानी कहते हैं आपकी मामा की अम्मी को। रावियान ने पूछा, मतलब? इकबाल साहब ने नन्ही से कहा, जैसे आपका नाना हुआ और जैसे मैं आपका नाना हुआ और मेरी मरहुमा बीवी आपकी नानी थी। कासिम ने मासूमियत से कहा, मगर आप तो दादा अबू हैं। इकबाल साहब मुस्कुरा दिए, बेटा, मैं नाना भी हूँ और दादा भी। दावियान जो कि समझदार था, मगर आज उसने भी सवाल किया, कैसे? इकबाल साहब ने समझाते हुए कहा, आपके पापा मुझे अब्बू कहते हैं ना? जी, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। इकबाल साहब ने मुस्कुरा कर कहा, और आपकी मामा भी मुझे अब्बू कहती हैं? जी बिल्कुल, कासिम ने जोश से कहा। तो फिर मैं नाना भी हुआ और दादा भी, इकबाल साहब बोले। कासिम ने मासूम से सवाल किया, फिर हम आपको दादा अब्बू क्यों कहते हैं? हारिस ने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से कहा, अच्छा बस, अब सवाल कम करो, खाना खाओ और सो जाओ, कल स्कूल है। कासिम और जामियान खामोशी से खाना खाने लगे। किचन में इशार जवेरिया वही रो रही थी, खामोश से आवाज, आंखों से आंसू बहते रहे और वो बर्तन धोती रही। काफी देर बाद वो बाहर आई, दस्तरखान से लेके कमरे की। बच्चे अपने कमरों में सो चुके थे। फारिस और इकबाल साहब इशार जवेरिया को खामोशी से देखते रहे। इशार जवेरिया बर्तन उठाकर वापस किचन में चली गई। पानी के शोर में उसके आंसू और ज्यादा धोने लगे।
काफी देर बाद वो कमरे में गई, आंखें अब भी नम थी, पलकों पर आंसुओं का बोझ था जैसे वो जबरदस्ती संभाले हुए थे। फारिस चुपचाप उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इधर आए। विशाल रवीना ने उसकी तरफ देखा, आंखें झुकाकर आंखें छुपाए और धीरे से कहा, हम काम कर रहे हैं। फारिस ने जरा सख्ती से कहा, इधर आए, कहा ना। विशाल रवीना खामोशी से उसकी तरफ बढ़ी और पास बैठी। फारिस ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर वही सवाल दोहराया जो हर बार करता था, चले मिलने चले। विशाल रवीना ने नफी में सिर हिलाया, आवाज खराब है, नहीं। उन्हें याद आएगी तो वो खुद ही आ जाएंगे। फारिस ने नन्हे से कहा, क्यों तड़प रही हैं? क्या पता उन्होंने माफ कर दिया हो। विशाल रवेरिया ने फौरन से उठाया, आंखों में आंसू बरसने लगे। नहीं, मैं नहीं मिलना उनसे। फारिस कुछ कहने ही वाला था कि अचानक विशाल रवेरिया टूट गई। वो कूद पड़ी। उस इस बार खामोश आंसू नहीं थे, वो धाड़े मारकर रोने लगी। क्यों? क्यों हमारे साथ ही ऐसा किया? उसकी आवाज कांप रही थी। हमने हमने क्या किया था आखिर? इस बात की इतनी बड़ी सजा दी। फारिस ने उसको रोने दिया, उसका बोझ हल्का करने लगा। वो सिसकने लगी। अगर हमसे गलती हुई भी थी तो माफ क्यों नहीं किया? हमने ऐसा क्या कर दिया था कि हमेशा के लिए हम बेटे ही नहीं रहे? वो रोती रही, सवालों के साथ, दर्द के साथ। फारिस ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसके आंसू बस अपने सीने में जज्ब करता रहा। शाल जवेरिया रोते रोते उसके सीने से लग गई। फारिस ने उसके बालों पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बस, कितना रोएंगी? लेकिन विशाल जवेरिया कुछ ना बोली। वो बस उसके सीने से वो बस उसके सीने से लगी रोती रही और रोते रोते वहीं सो गई। फारिस ने आहिस्ता से उसे सीधा लिटाया, लिहाफ ठीक किया, फिर खुद दूसरी तरफ लेट गया। उसका हाथ नन्ही से थाम लिया। उन दोनों के दरमियान नन्ही सी नायक गहरी नींद में सो रही थी। रात खामोशी से गुजर गई। कुछ दर्द सो कर भी दिल में जागते रहते हैं। अगला दिन मामूल के मुताबिक बीता। शाल सवेरे सुबह सवेरे उठी, नन्ही से बच्चों को जगाया, प्यार से बाल सहलाते हुए, कभी हल्की सी डांट के साथ उन्हें बिस्तर से उठाया। बावर्ची खाने में नाश्ते की खुशबू फैल गई। फारिस और बच्चों ने नाश्ता किया। बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए और फारिस सबसे मामूल दुकान की तरफ निकल गया। घर में शायद जवेरिया रोजमर्रा के कामों में लग गई, जबकि इकबाल साहब इनाया को संभालते रहे, उसकी हंसी में अपनी थकन भूलते हुए। शाम होने लगी तो फारिस घर आने से पहले एक और सिंह मुड़ गया। वो इस यतीम खाने गया जहाँ वो साल में एक बार जरूर जाता था। खामोशी से अपनी हिदायत के फंड्स देता और बगैर नुमाइश के वापस लौट आता। वहां से निकलते हुए उसकी के बराबर एक पुराना सा ओल्ड लिविंग हाउस नजर आया। फारिस के दिल में एक टीस सी उठी। यार, लोग कैसे होते हैं जो अपने माँ बाप को यूं छोड़ देते हैं? ये ख्याल उसके दिल में भारी होता चला गया। वो इन्हीं सोचों में गुम आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पात की तरफ उसकी नजर पड़ी। पहले एक लम्हे को ठहर सा गया। घास पर जमीन पर बैठे दो शनाख्ता चेहरे, जफर शाह और तहजीब बेगम। फारिस की आंखें नम हो गई। दोनों मिस्कीनों की तरह पार्क में बैठे खाना खा रहे थे। उसके कदमों तले जैसे जमीन नहीं चल रही। वो बेख्तियार दौड़ता हुआ उनकी तरफ लगता। बड़े साहब, बड़ी बेगम, बड़ी बेगम। तुम्हारी इसकी आवाज कांप रही थी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब किया करें। अभी तक हम 700 एंड समथिंग सब्सक्राइबर्स के पास हैं। एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर्स तो हो ताकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकूं। हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और इस रमजान के महीने में खुशूसी दुआओं में याद रखिएगा।